हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है उसके अति लघु प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे, जो कि पार्ट 3 है। उससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता मतलब उसमें विभिन्नता होना, वो विभिन्न तरह के हैं, है ना, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु एक जैसे नहीं है, तो वही विविधता हो जाती है। यानी किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों से उनमें विभिन्नता, उसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो जनाधिक से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से, यानी देखिए जो माल्थस थे वो कौन थे? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री। माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभावों की व्याख्या की। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से, देखिए जनसंख्या कैसे बढ़ती है, जैसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 और 16 के बाद 32, इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जो चीजें हैं वो कैसे बढ़ती हैं? वो तो ऐसे नहीं बढ़ती है। जो संसाधन है वो इस तरह से बढ़ते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यही सिद्धांत हो जाता है कि इस तरह से वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या में तो डबल वृद्धि होती है, 1 के बाद 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। लेकिन जो हमारे साधन है वो तो सीमित है ना, वो इस तरह से नहीं बढ़ते हैं। यही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हो जाता है। क्वेश्चन है, 1857 क्रांति का नेतृत्व किसे, यानी नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया? तो इस क्रांति का आंदोलन या नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया जाना सभी ने स्वीकार किया। उसके बाद क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी देशी राज्यों को किसी ना किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाता जा रहा था। इस कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति पेश की। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। कब तक? तो 1848 से और कब तक? 1856 तक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है आपका, सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त बुराइयों के यानी कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। यानी क्या था कि 1857 की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही किसने की थी? तो मंगल पांडे ने की थी, बैरकपुर छावनी में की थी, और अब साथियों से बगावत करने की अपील भी की थी। 1857 की विद्रोह की शुरुआत इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए वही चीज़ है, इन लोगों ने क्या समझा? इन लोगों ने भारतीयों को बिल्कुल तुच्छ समझ लिया था। यहाँ के संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज इन लोगों को क्या लगते थे? तुच्छ लगते थे। यानी वही चीज़ कहने की हो गई, जो चीज़ अच्छी होती है उसी को लोग बुरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनाना चाहते हैं। इसी तरह से जो अंग्रेज आए थे तो हमारा भारत क्या कहलाता था? हमारा भारत सोने की चिड़िया। तो यहाँ पे आके उनको लालच आ गया कि हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त करनी है। अब इन लोगों ने क्या किया? फूट डालो शासन करो की नीति अपना ली, है ना, कि सबको अलग कर देंगे और उसके बाद हम शासन करेंगे। और जो यहाँ की अच्छाइयाँ थी उन लोगों ने क्या किया? उसी का फायदा उठाया, अच्छाइयों का, कि यहाँ के लोग अच्छे, सभ्य और संस्कृति भी, यहाँ के रीति रिवाज भी, हर चीज तो उसी को इन
लोगों ने बुरा बना दिया और क्या समझने लगे, तुच्छ। कहते नहीं कोई इंसान बहुत ही अच्छा और आप उसको बार बार तुच्छ कहो, बार बार तुच्छ कहो, तो वो खुद से समझने लगता है कि शायद हम तुच्छ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप इतने बेस्ट हैं, आप इतने अच्छे हैं और वो आपसे घृणा करता है, जलन करता है, इसलिए उसने आपको तुच्छ कहा है। तो यही काम इनका अंग्रेजों का था, जिन्होंने भारतीयों की रीति रिवाज परंपराओं को तुच्छ समझा। और अगर अच्छा ना होता तो यहाँ आते क्यों और बसते क्यों और ना जाने की सोचते क्यों, है ना। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे। सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पदों से संबंधित भेदभाव, कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो देखिए इनके साथ रहते थे, यानी कि इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने किया कि फूट डालो शासन करो की नीति अपना ली। अब जो इनके साथ हो गया, इन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज़ी पढ़ो, यहाँ की भाषा, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो नहीं ठीक है, सबको अंग्रेज़ी सीखनी है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि जब खाने तक का नहीं था तो अंग्रेज़ी कोई क्या सीखता और फिर तुम्हारे वजह से कोई सीखे। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनकी तरफ हो गए उनको उच्च पद दे दिए जाते थे, उनको उच्च पद दे देते थे। और जो इनसे करता था, मतलब ये कहता था कि हमारे यहाँ आए और हमारे पे ही शासन कर रहे हो, तो उनको क्या करते थे, प्रताड़ना देते थे, उनको तकलीफ देते थे। तो ये हो जाता था। तो इसका मतलब ये वो कितने भी वेल क्वालिफाइड होते, लेकिन उनको क्या होता था, उनको जॉब नहीं मिलती थी। अगर जॉब मिल भी जाए तो उनको वेतन नहीं दिया जाता था, आधा वेतन दिया जाता था अगर बाई चांस मिल भी जाए तो। और रहा सवाल यहाँ पे देखिए धार्मिक कैसे ठेस पहुंचाई गई। तो जो हिंदू होते थे उन लोगों को गाय की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए बोला जाता था, और जो मुस्लिम होते थे उनको सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहते थे। तब क्या हुआ, चिंगारी भड़क गई और 1857 की क्रांति जो होनी थी एक टाइम से, क्योंकि कोई भी वर्क करते हैं तो योजना अनुसार, लेकिन फिर योजना का किसको ख्याल रहा, फिर योजना के अनुसार तो नहीं, जहां पे जो था और उसने विद्रोह कर दिया। तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था। आंदोलनकारियों ने रोटी तथा कमल के फूल को इस विद्रोह के संदेश का प्रतीक माना। किसे माना, तो रोटी को माना और कमल के फूल को माना। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी, तो इस आंदोलन के संघर्ष की तिथि 31 मई यानी 31 मई 1857 निश्चित की गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि तिथि से पहले ही ये स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज इतना अत्याचार ही कर रहे थे जो सहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई, तो इस आंदोलन की शुरुआत बैरकपुर से हुई। कहाँ से हुई, तो बैरकपुर से हुई। 1857 में 10 मई को ही मेरठ की छावनी में 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है कानपुर में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला। कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया तथा अजीम उल्लाह खां उनके सहयोगी बन गए। नाना साहब जब नेपाल जेल में बंद किए गए उसके उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली, तो यहाँ पे हो जाता है अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल चली गईं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। क्या हुआ, देखिए 1857 के आंदोलन की विफलता क्यों हुई, क्योंकि क्रांति से पहले क्रांति शुरू हो गई।
धन की भी कमी थी, योजना अनुसार काम नहीं किया गया था। हालांकि वहाँ पे गलती नहीं थी भारतीयों की, क्योंकि इतना उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। तो वो उन लोगों ने डेट का ख्याल नहीं रखा कि हमको वही तारीख मिले तभी हम संघर्ष करें, तभी हम इनसे मतलब अपने आप को आज़ाद कराने के लिए विद्रोह करें। तो इन लोगों ने ऐसा किया, तो उसमें क्या हुआ, मतलब विफल हो गई। ये जो क्रांति थी वो विफल हो गई, और जब विफल हो गई तो उसमें आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर होना ही पड़ा, क्योंकि धन था नहीं तो निर्भर तो होना ही पड़ता। तो इस तरह से हो जाती हैं चीज़ें। सन 1857 क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले हो गया था? तो क्रांति की तिथि 31 मई 1857 थी, किंतु 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो गया। वही चीज़ जो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्रांति से पहले क्रांति हो गई। तो क्रांति होनी थी, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि क्रांति कब होनी थी, तो 31 मई 1857 ईस्वी को, और शुरू कब हो गई थी, तो 10 मई 1857 को ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है ना। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो यहाँ पे हो जाता है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया और शाही दरबार लगाया गया। अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ पे देखिए सर सैयद अहमद खां हो जाते हैं, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है। अहमदिया आंदोलन जो है वो हो जाता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कौन हो जाते हैं? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि प्रिंट जो है वो काफ़ी गलत है, प्रिंट छपा हुआ है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को पढ़िएगा। और अगर हम सर सैयद अहमद खां की बात कर लेते हैं तो इन्होंने देखिए इनके बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में शुरू किया था, और सर सैयद अहमद खान ने 24 मई 1875 को अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। तो इस तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो आपका हो जाता है अहमदिया आंदोलन, तो अहमदिया आंदोलन किसने किया? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। और सर सैयद अहमद खान ने तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, तो 24 मई 1875 को की, है ना। और यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना तो आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में। कब हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो 1828 ईस्वी में। और किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। और कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी। कहाँ की थी? तो कोलकाता हो जाता है, ठीक है ना, कोलकाता हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई को हुई थी। और किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और कब की थी? तो 1897 ईस्वी में की थी। भाई इन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। आप लोग इन कंफ्यूजन्स को ज़रूर से ज़रूर क्लियर कीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि आपका ये ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब इनको अलग कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आऊँगी जिससे आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। और कब की थी? तो 1916 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां ने
की थी। वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें देखिए भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। और ये क्या थी? तो ये धर्म संसद थी। और शिकागो कहाँ है? तो अमेरिका के, ठीक है ना, अमेरिका में। अब आधुनिक भारत के जनक थे, कौन थे आधुनिक भारत के जनक? तो राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1863 ईस्वी में हुआ। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? तो 1772 ईस्वी में 22 मई को। कब? तो 22 मई। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे 1772 है लेकिन 22 मई नहीं है, लेकिन ऐसे भी पूछ लेते हैं 22 मई, 23 मई, 25 जून, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें आपको टिक करना रहता है। और ये कौन थे? तो ये बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण परिवार के थे, ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? तो 1861 ईस्वी में। कब की थी? तो 1861 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में की थी। यानी ये अध्यक्ष इसके थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। अगर बात की जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की तो किस सन में हुआ था? तो 1939 ईस्वी में, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई? तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो आपकी हो जाती है मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार कराई, और इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1988 कब? तो 1988 में ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा पेपर बैक में प्रकाशित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को, और लाहौर की सेंट्रल जेल में इनके साथियों के साथ इनको फांसी दी गई थी, जो बहुत ही दुखद घटना थी उस समय की। और आज भी देखिए जब सुन लेते हैं तो मन में यही चीज़ आ जाती है कि उनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन उन लोगों को कितना सब झेलना पड़ा था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, ज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए। धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारने बिना समाज सुधार संभव नहीं था। धर्म से जुड़ी मान्यताएं यथा सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह यानी देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना किसने की? तो सन 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की। पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? तो दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने तथा कब की? सन 1886 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की।
नव जागरण से क्या अभिप्राय है? धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नव जागरण के नाम से जाना जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, किसके द्वारा की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। क्वेश्चन हो जाता है रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मानव मात्र के कल्याणार्थ हेतु कार्य करना। सेकंड नंबर पर हो जाता है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। थर्ड नंबर पर हो जाता है गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना। फोर नंबर पर हो जाता है मिशन के लिए योग्य, चरित्रवान और कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना। ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की। और कब? भावना के विकास में राजनीतिक एकता की भूमिका क्या थी? तो समाजवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस व साहित्य की क्या भूमिका थी? राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस व साहित्य की क्या भूमिका थी? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेकों समाचार पत्र निकले। इनमें प्रकाशित स्वशासन, जनतंत्र तथा औद्योगिकरण जैसे लोकप्रिय विचारों ने समाज में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं का वर्गीकरण कीजिए। यह विचारधाराएं थी नरम दल। इस विचारधारा में नेता दादा भाई नौरोजी, गोखले, मालवीय तथा सच्चिदानंद सिन्हा थे। गरम दल, इस विचारधारा के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल थे। होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 1916 में नरम तथा गरम दोनों दलों एवं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसी समय बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। बंग भंग आंदोलन कब हुआ? बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो बंग भंग आंदोलन जून 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। और ये जो नीति थी बंग भंग, तो ये क्या थी कि फूट डालो शासन करो की नीति थी। रोलेट एक्ट क्या है? अब देखिए ये आपका लास्ट थर्ड क्वेश्चन ये है आपका ये यहाँ पे रोलेट एक्ट। तो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहाँ तक फैले हुए हैं, उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रोलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही रोलेट एक्ट अधिनियम या रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आहत होकर किसने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी 97 साल पहले 1919 ईस्वी में। कब? तो 1919 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया? तो खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए अहिंसक असहयोग मार्ग अपनाया गया। मार्च 1919 से जनवरी 1921 बंबई में खिलाफत आंदोलन का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।